चलिए हम लोग का आज का न्यू टॉपिक कौन सा पढ़ना है हम लोग को? हेनरी लॉ। आप लोगों ने इस चैप्टर में 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने थे। कौन कौन सा? एक सॉल्यूशन था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसके लिए आप लोगों ने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसके लिए आप लोगों ने राउल्ट्स फर्स्ट लॉ पढ़ा। और फिर तीसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? आप लोगों को पढ़ना है हेनरी लॉ। तो यहाँ पे हेनरी लॉ किसके लिए फॉलो होगा? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए फॉलो होगा। अब ये होता क्या है, मान लिया ये कोई कंटेनर है, जिसे मान लिया कंटेनर है, कोई इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है और आपने इसमें गैस डिसॉल्व कर दी, गैस के पार्टिकल यहाँ पे आ गए और डिसॉल्व करने के बाद इक्विलिब्रियम आ गई। अब कहा जाता है कि इस गैस का जो मास होता है, आपको गैस को उसमें डिसॉल्व करते रहना तब तक जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब गैस भी घुलना उसमें बंद ना कर दे। ठीक है। अब कहा जाता है कि उस गैस का जो मास होता है, मास मतलब उस गैस का द्रव्यमान, वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस गैस के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उस गैस के पार्शियल प्रेशर, नॉट वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब गैस अगर उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी तो वो गैस के पार्टिकल उस कंटेनर की वॉल पे धक्का लगा रहे होंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे वॉल पे, तो वही होता है पार्शियल प्रेशर। तो हेनरी लॉ बताता है कि द मास ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। मतलब वो जो गैस डिसॉल्व है उसका मास उस गैस के उस लिक्विड में, उस सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है KH/P। ये हमारा क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारा? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी नहीं होता। ये तो थी पहली डेफिनेशन। क्या मैंने बताया पहली डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन मैंने बताई, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। मतलब किसी गैस का द्रव्यमान उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। कब? जब वो विजन में घुला होता है। ठीक। अब इसका सेकेंड स्टेटमेंट है इसके पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। पार्शियल प्रेशर में क्या है, अब उस थोड़ा उल्टा बन जाएगा। अब यहाँ पे बनेगा स्टेटमेंट कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मतलब when gas is dissolved in liquid and equilibrium establishes, then the partial pressure of that gas is directly proportional to mole fraction of gas present in liquid। ठीक। मतलब अगर किसी गैस को जल में या द्रव में घोला जाता है तो साम्यावस्था पर उस गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वही है ये। अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? इक्वल आएगा और KH मतलब हेनरी कांस्टेंट दिस। तो ये हमारा क्या आ गया? दो स्टेटमेंट आ गए। किसके लिए फॉलो होगा? ये फॉलो होगा मोल, ये फॉलो होगा किसके लिए? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस के लिए। ये हमारा हेनरी लॉ हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? लास्ट टॉपिक, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कौन सा? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। ये क्या है भाई?
अब अभी तक जितने भी आपने सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़े हैं उसमें सॉल्यूट आपका कैसा था, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर यहाँ पे आपका सॉल्यूट, अगर आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा आ गया, वो आ गया इलेक्ट्रोलाइट टाइप का आ गया, मतलब विद्युत अपघट्य टाइप का आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देंगे। अगर उस टाइप का आ गया तो फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक फैक्टर यूज करते हैं जिसका नाम है वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। ठीक, अब आई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, आई को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया या कुछ ऐसे भी होते हैं सब्सटेंस जो डाइमर या ट्राइमर बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर उनके लिए हम लोग ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं होते। फिर अब क्या करें, फिर उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक है, अच्छा, एबनॉर्मल वर्ड कहाँ से आया, अगर आपका सॉल्यूट ऐसा है जो सोल्यूशन में या तो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट का मतलब या तो कई सारे 2 या 3 मॉलिक्यूल जुड़ के बल्कि मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब डाइमर या ट्राइमर बना रहे हैं, या फिर टूट जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो फिर वहां पे वो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं होती है, ना कोई फॉर्मूला फॉलो होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं उसे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, फिर उसके लिए एक फैक्टर बनाया गया जिसका नाम है वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर आई क्या होता है, वॉन हॉफ फैक्टर आई जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब इन दोनों का रेशियो होता है। क्या, अगर मान लिया पार्टिकल आपका जुड़ रहा है या टूट रहा है, तो जुड़ने या टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए वो आप ऊपर रखेंगे, और शुरुआत में इनिशियली आपने कितने आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए वो नीचे रखेंगे, और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको वॉन ऑफ फैक्टर आई मिल जाएगा। ठीक है, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वॉन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे आपको यहाँ पे कैटेगरी 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, अगर आई ग्रेटर देन 1 है, आई लेस देन 1 है, या आई इक्वल टू 1 है। अगर आई ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या कंडीशन है कि अगर आई ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, मतलब विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, विघटन, मतलब सॉल्यूट आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट रहा है। अगर लेस देन हुआ 1 तो फिर यहाँ पे आपका सॉल्यूट का हो रहा है एसोसिएशन, मतलब संगुणन हो रहा है। संगुणन का मतलब क्या हुआ, आपका जो सॉल्यूट है वो या तो डाइमर ट्राइमर या आपका कोई पॉलीमर या बल्कि मॉलिक्यूल बना रहा होगा। और अगर 1 हुआ तो फिर आपका कुछ नहीं हो रहा है, नीदर एसोसिएशन और नॉर डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ना ही आपका पार्टिकल जुड़ रहा है ना ही टूट रहा है। तब आप, अगर ये ऐसा है तभी आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन आ गए तो फिर वो चला जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। फिर उसके लिए जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले के आगे वर्ड लेटर जुड़ जाता है आई। जैसे अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है पाई वी, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई वी इक्वल टू आई एन आर टी, मतलब वन था फैक्टर समेट हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर हो जाएगा आई इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, एम बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक, तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ वो बराबर रहेगा आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन में कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, अभी किसमें, ग्राम में,
नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेल्टा टी भी हो जाएगा, उसके ही आई जुड़ जाएगा। मतलब जितने भी आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है सब में आपको वन टॉप फैक्टर आई जोड़ देना है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तब जाके वो कहा जाएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फिर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू, तब आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। मतलब आप लोग को न्यूमेरिकल में एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि सॉल्यूट का कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा है। पता चला आप करते चले गए, ध्यान ही नहीं दिया और क्वेश्चन गलत हो गया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बताते ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस केवल एक मेथड इसमें बचा है, बर्कले-हार्टले मेथड, उसकी हेल्प से हम वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो बताना है, ठीक है। वो तो सिंपल मेथड है, ठीक। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।